नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। मैं आज अपना एलएलबी के फाइनल सेमेस्टर के अंतिम पेपर का एग्ज़ाम देकर प्रयागराज से वापस लखनऊ आ गया। आप लोगों ने साथ दिया। आप लोगों ने, चूँकि मैंने पहले ही बता दिया था कि रिपीटेड एपिसोड्स देखने होंगे, बीच बीच में जब मैं दो पेपर्स के बीच में गैप हुआ करता था तो मैं आपके सामने उपस्थित होता था। लेकिन अब कोई ऐसा इंगेजमेंट नहीं है फ़िलहाल जिसकी वजह से मुझे आपके बीच से अनुपस्थित होना पड़े। आज की घटना, आज की जो वारदात है वो बड़ी फेमस वारदात है और बहुत बार हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, देखा हो, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि अपराधियों के समूह में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसका भी अंदाज़ा आपको लगना चाहिए। आज का प्रदेश राजस्थान, शहर अजमेर, अलवर गेट पुलिस स्टेशन पर प्रेमचंद्र सन ऑफ किशन लाल नैन, जिनकी उम्र 66 वर्ष थी, वो अलवर गेट पुलिस स्टेशन पर पहुँचे और उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे नितेश नैन का अपहरण हो गया है और उसकी हत्या भी हो सकती है। उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि मेरे बेटे नितेश नैन ने अपने सगे भाई हेमंत नैन को 31 जनवरी, देखिए ये थाने पर ये लोग पहुँचे, तारीख थी 7 फरवरी 2022, जब ये प्रेमचंद्र पुत्र किशन लाल नैन अपने बेटे नितेश नैन के अपहरण और उनकी संभावित हत्या के बारे में सूचना थाने पर देने आए थे। उन्होंने आगे बताया कि क्यों वो अपहरण और हत्या की बात कर रहे हैं, क्योंकि 31 जनवरी को फ़ोन पर नितेश ने अपने सगे भाई हेमंत नैन को बताया था कि अजमेर का कुख्यात बदमाश हरी लंगड़ा के इशारे पर उसके गिरोह के बदमाश मनोज यादव और यूपी के कुछ बदमाश मिलकर, जिसमें से एक का नाम कल्लू है, वो इटावा का है, उसका पीछा कर रहे हैं। इस फ़ोन कॉल के बाद नितेश के दोनों मोबाइल स्विच ऑफ हो गए, ऐसा उनके पिताजी ने थाने पर बताया। हरी लंगड़ा काफ़ी समय से हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है और हमें अंदेशा है कि उसने नितेश नैन को किडनैपिंग के बाद उसकी हत्या कर दी। अलवर गेट के उस समय के एसएचओ रामेंद्र हाड़ा ने इस मामले की पूरी जानकारी तत्कालीन सीओ डिप्टी एसपी मुकेश सोनी को दे दी। मुकेश सोनी ने इसकी सूचना ऊपर भिजवा दी। चूंकि हरी लंगड़ा नोन बदमाश था, हिस्ट्री शीटर था और नितेश नैन उसके गिरोह का एक सदस्य, बड़ा एक्टिव सदस्य था, इसलिए पुलिस को ये समझ में आया कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो गिरोह की राइवलरी में कुछ हुआ हो या फिर ये किसी अपराध को घटित करने की पेशबंदी की जा रही हो। पुलिस ने इसके पहले 3 मौकों पर नितेश नैन के परिवार ने जो एफआईआर हरी लंगड़ा के खिलाफ कराई थी उसको ढूंढना शुरू किया। पहली एफआईआर 18 सितंबर 2021 को हुई थी, वो भी अजमेर के आम का तालाब एरिया में नितेश की बहन जयश्री रहती थी। उसने ये बताया कि 17 सितंबर 2021 की रात हरी लंगड़ा और रेखा नाम की एक महिला ने 10:30 बजे उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की है। ये तो 18 सितंबर की। फिर 23 सितंबर 2021 की रात नितेश जैन के रिश्तेदार रिटायर्ड बैंककर्मी तेजपाल कोहली के अजमेर के न्यू गोविंद नगर स्थित मकान में रात में करीब 9 बजे स्कूटी पर सवार 3-4 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की,
जिससे उनके मकान के शीशे टूट गए और गोलियां भीतर जाकर अलमारी में लग गईं। इसमें भी उनकी रिश्तेदार ने हरी लंगड़ा और उसके साथियों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसके यहाँ पकड़ने के लिए या उसे गिरफ्तार करने के लिए जब रेड की तो वो तो भाग गया था, लेकिन उसके घर में 16 लाख रुपए कैश बरामद हो गए। इसके बाद अजमेर के गंज थाने की पुलिस ने हरी लंगड़ा और उसके साथी नागफणी निवासी प्रीतम को गिरफ्तार कर लिया। हरी ने पुलिस के सामने फायरिंग करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। अच्छा, इसी के बाद 18 अक्टूबर 2021 को अजमेर के नाका सदर में जेपी नगर स्थित जयश्री टेंट हाउस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। नितेश नैन की बहन का नाम जयश्री था। उसने ये मुकदमा लिखाया कि ये अपने से लगी हुई आग नहीं है, हरी लंगड़ा और उसके गुर्गों ने हमारे इस टेंट हाउस में आग लगाई है। इसकी भी पुलिस ने विवेचना की। तो पहले के 3 केस नितेश नैन और उसके रिश्तेदारों ने हरी लंगड़ा के खिलाफ लिखवाए थे, तो पुलिस को भी शक हरी लंगड़ा पर ही गया। लेकिन उस वक्त यानी जब ये अपहरण और हत्या की संभावना वाली बात नितेश नैन के पिता ने थाने पर बताई, उस समय हरी लंगड़ा जेल में था। नशे की तस्करी में अजमेर में बहुत कुख्यात हरी लंगड़ा जेल में रह के ऐसी वारदात करा सकता है, ऐसा पुलिस वालों को यकीन भी था और उनकी जानकारी में था कि वो ऐसा कर सकता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर मुकेश सोनी जो सीईओ जिनको ये काम दिया गया था इस वारदात को खोलने का, मुकेश सोनी ने सबसे पहले 31 जनवरी को जो फ़ोन कॉल नितेश नैन के भाई के पास नितेश नैन का आया था, उसमें उसने किसी मनोज का जिक्र किया था। मनोज नितेश का दोस्त ही था और वो लोकल वहाँ पर लोकल एक यूट्यूब चैनल समाचारों से संबंधित चलाता था। हालांकि वो भी उसके खिलाफ भी कई आपराधिक मुकदमे थे मनोज यादव के। मनोज को पुलिस ने बुलाया और क्राइम की खबरों के सिलसिले में मनोज का आना जाना थाने पर लगा रहता था। जानकारी देने के बहाने उसे अजमेर गेट थाने पर पुलिस ने बुलाया और मुकेश सोनी और उसकी टीम ने उससे नितेश नैन को लेके पूछताछ की। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, फिर गोलमोल जवाब दिया और फिर वो कहा कि वो और नितेश घूमने गए थे लेकिन वो जल्दी लौट आया था। उसके बाद वो कहाँ गया इसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। इसी बीच में पुलिस को मनोज के मोबाइल में एक फ़ोटो मिली जिसमें खून के धब्बे जैसा कुछ लगा हुआ था। उसके बारे में पूछने पर मनोज ने ये कहा कि एक रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने गए थे, वहाँ टोमेटो केचप इसके कपड़े पर गिर गया था। लेकिन पुलिस की समझ में कम आ रहा था कि केचप गिरेगा तो सामने की तरफ गिरेगा, बिल्कुल एकदम बैग पर यहाँ गिरेगा तो वो वेटर जो ला रहा है उसके हाथ से अगर फिसलेगा तो गिरेगा। लेकिन कोई ऐसा जवाब जो पुलिस को संतोषजनक लगे, इस तरह का कोई जवाब नहीं आया मनोज की तरफ से। फिर बताते बताते उसने ये बताया कि हरी लंगड़ा से दुश्मनी होने के कारण नीतेश उसके माध्यम से असलहा खरीदना चाहता था ताकि वो हरी लंगड़ा को मार सके, और फिर वहाँ से ये अजमेर से हरियाणा इसी असलहे के लिए अपने साथ मनोज नितेश को ले गया था। और फिर कई जगह हम लोगों ने पार्टी भी की, लेकिन उसके बाद नितेश लौट आया था। उसके बाद कुछ पता नहीं कहाँ गया। उस समय के सर्किल ऑफिसर मुकेश सोनी को मनोज यादव की इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। शक की 2 वजहें उनके पास थीं। पहली कि मनोज के अनुसार वो और नितेश साथ गए थे
तो नीतेश लौटने के बाद कहाँ गायब हो गया। दूसरा कि नीतेश ने अपने आखिरी फ़ोन कॉल में अपने दोस्त मनोज यादव पर यूपी के बदमाशों के साथ मिलकर अपनी हत्या का शक जताया था। तो ये बदमाश कौन थे? अब काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे करके टिट बिट्स में इकट्ठा हो रही थीं। पुलिस ने मनोज यादव की विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू कर दी और जब सारी श्रेणियां पार होने लगी तब मनोज यादव ने फिर बताना शुरू किया। उसने कहा कि यूपी के कुछ भाड़े के बदमाशों को लेकर उसने नीतेश को किडनैप किया था और मनोज ने बताया कि उसको इस काम के लिए 20 लाख की सुपारी मिली थी। उसके बाद उसने ये काम आगे इटावा के इसरार निवासी इसरार और कल्लू को 15 लाख रुपए दे के 5 लाख रुपए अपना कमीशन ले लिया और उनसे ये काम कराने के लिए कह दिया। खैर, जब कल्लू का नाम आया तो पुलिस ने मनोज को ही टूल बनाकर कल्लू को बुलवाने की बात कही। मनोज ने कल्लू को फ़ोन किया कि जो काम तुमने कर दिया है तो उसका जो बकाया पैसा है वो मेरे पास आ गया है, तुम आ जाओ, अपना पैसा ले जाओ। पुलिस ने डमी नोट के बंडल बनाकर उसको ब्रीफ केस में दे भी दिए ताकि नोट को वो दिखा सके, उसको नोट को सेफली उसके हाथ में पहुंचा सके और उसे शक भी न हो। फिर कल्लू अपने साथी इमरान के साथ वो पैसा लेने के लिए मनोज यादव के पास आया। इस बीच में पुलिस ने चारों तरफ से घेरा बना रखा था। जैसे ही कल्लू और इमरान आए और लेन देन शुरू हुआ, पुलिस ने दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कल्लू व इमरान और मनोज को आमने सामने बिठाया गया, सख्ती से पूछताछ की गई। पहले वो पुलिस को गुमराह करते रहे और बाद में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने नीतेश को किडनैप किया था लेकिन बाद में छोड़ दिया। ये बात झूठी थी बचने के लिए, क्योंकि सब शातिर अपराधी थे, पेशेवर अपराधी थे। लेकिन फिर जब सख्ती शुरू हुई तो उसने बताया कि अपने साथियों के साथ मिलकर हमने नीतेश की हत्या कर दी है और ये भी बताया कि हमने अपने ही घर में नीचे एक तहखाने में खोद कर वहीं पर नीतेश की लाश को गाड़ दिया और उसके ऊपर काफ़ी मोटी पक्की फर्श बना दी है। ये सुनकर बिल्कुल पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पुलिस फौरन फोर्स लेकर पहुंची फिर यूपी के फिरोज़ाबाद। साथ में नीतीश का भाई हेमंत भी था। कल्लू की बताई हुई जगह पर खुदाई शुरू की गई। पहले नमक का एक कट्टा बाहर आया, फिर उसके नीचे से एक लाश निकली। कल्लू ने पुलिस को बताया कि ये नीतेश की लाश है। हालांकि लाश की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि पहचान करना मुश्किल था और जो मारने वाले थे, जिनकी निशानदेही पे दफ़ा 27 की रिकवरी हुई थी, वो सब शातिर अपराधी थे। पुलिस को लगा कि ऐसा ना हो ये फर्जी लाश कोई बता के और बाद में इसका सहारा लेके ये मुकदमे में अपने आप को कोई बचने का कोई रास्ता न बना ले। खैर, पुलिस ने उसका DNA टेस्ट भी करा दिया और 13 फरवरी को 5 आरोपियों को 13 फरवरी को नहीं, ये 13 फरवरी को 5 बिल्कुल सही है। ये घटना 7 फरवरी को इनके फादर ने लिखाई थी और 13 को 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरी लंगड़ा ने ही इस 20 लाख रुपए का इंतज़ाम अपने जेल में रहते हुए किया था। ये 5 लोग जो थे वो धोला भाटा निवासी नीतेश के कत्ल के लिए यूपी के फिरोज़ाबाद में सुपारी किलर कल्लू, आमिर और इमरान ने किया था। ये इसके साथ ही साथ मैंने जो बताया वो मनोज, उसको भी पकड़ा गया। अब इसके भीतर की कहानी जो निकल कर आई कि ये दोनों हरी लंगड़ा और नीतेश नैन
ये दोनों ही एक ही गैंग से, और वो गैंग जो उसकी तस्करी करता था, नशे के तस्करी के व्यापार में लगे हुए थे। इन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था, और आते जाते नितेश जैन की नज़र हरी लंगड़ा की पत्नी पर पड़ गई। दोनों एक दूसरे की कैपेसिटी जानते थे, दोनों मर्डर कर चुके थे, दोनों मतलब कोई अपराध ऐसा नहीं था जो न किया हो। बावजूद इसके नितेश नैन हरी लंगड़ा की पत्नी को भगा ले गया, और इसी रिटेलिएशन में हरी लंगड़ा ने नितेश के रिश्तेदारों के यहाँ फायरिंग की, उसकी बहन के यहाँ घुसकर मारपीट की, और नितेश को लाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। लेकिन नितेश भी जो इसकी पत्नी को लेकर भागा तो जल्दी लौटा नहीं। जब ज़्यादा दबाव रिश्तेदारों पर पड़ने लगा तो उसने अजमेर में ही लाकर उसकी पत्नी को ड्रॉप कर दिया और खुद भिंड निकल गया। फिर उसके दोस्त मनोज यादव को, नितेश नैन के दोस्त मनोज यादव को सेट किया जेल में बैठे हुए हरी लंगड़ा ने, और उसने ये कहा कि तुमसे कब कब बात हुई है। उसने बताया कि वो एक असलहा लेने के चक्कर में है, इसी सिलसिले में मुझसे बात करता है। तो ये बात बहुत सटीक बैठी या मुफीद लगी हरी लंगड़ा को। उसने कहा उसको बुलवाओ, उसको लेके जयपुर यहाँ राजस्थान के बाहर जाओ, और जहाँ मौका लगे उसे मार दो। उसने मेरे साथ दगा किया है, घात किया है। बहरहाल इस तरह से इन लोगों ने उसको पिस्टल दिलाने के लिए मनोज यादव जगह जगह जाता रहा, और फिर उसको फाइनली लेकर फिरोजाबाद आया, जहां पर पहले से उसने इमरान, कल्लू और बाकी लोगों को तैयार करके रखा था। शाम को इन लोगों ने शराब पी। शराब पीने के बाद जब ज़्यादा शराब हो गई नितेश नैन को, तो उसके सिर पर वार करके उसे मार दिया। फिर उसे लाश को डिस्पोजल करने के फिराक में ये लोग रहे। सुबह होने वाली थी, इनकी समझ में ये नहीं आया कि अब इसका आखिर करे क्या। तो अपने अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें नितेश नैन की लाश को दफना के उसके ऊपर पक्का फर्श बना दिया गया। और ये पूरी वारदात इतने शातिराना ढंग से हुई कि अगर वो अंतिम कॉल में नितेश जैन ने अपने भाई को ये 2 नाम न लिए होते, और पुलिस ने जब मनोज यादव को इस सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया, वो तुरंत चला गया क्योंकि उसका बराबर थाने पर आना जाना था। क्राइम रिपोर्टर था भाई, वो यूट्यूब चैनल चलाता था, और उसमें एक फोटोग्राफ में वो खून के धब्बे न दिखाई दिए होते। तो बहुत मुश्किल था हत्यारों तक पहुंचना। इवन लाश की बरामदगी होनी भी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि दोनों ही पक्ष घोर अपराधी थे, घनघोर अपराधी थे, और दोनों की आपसी दोस्ती में दगा हुआ। जब दोस्ती में दगा हुआ, वो उसकी पत्नी को लेकर भागा, तो वही दोस्ती रंजिश में बदल गई। दोनों एक दूसरे के दांव पेंच को जानते थे, इसीलिए ऐसे दांव से कि वो खुद जेल में चला गया ताकि उस पर शक न हो, अपने गुर्गों से, और बल्कि नितेश के दोस्त को ही तोड़कर और उसको पैसा देकर इसकी हत्या इन्होंने करवा दी। तो इतने शातिराना ढंग से की गई ये हत्या, और जयपुर में, अजमेर में, राजस्थान में 2022 के बाद से 2 साल बीत गए, लेकिन हमेशा इस घटना का जिक्र होता रहा है। आज की घटना देखिए, नितेश जैन और हरी लंगड़ा दोनों अपराधी थे, अपराध के क्षेत्र में थे, लेकिन एक गलती वही जो मैं बार बार कहता हूं कि अपने घर में, चाहे वो अपराधी का घर हो, सज्जन व्यक्ति का घर हो, सामान्य आदमी का घर हो, कोई भी परिवार के साथ रहने वाले व्यक्ति के घर पर, अगर आपने किसी बाहरी आदमी को फ्री एक्सेस दे दी अपने घर में, ये आप नहीं सोच सकते कि मैं बड़ा भारी इलाके का गुंडा हूं, मेरे साथ ऐसा कौन क्या करेगा, या ये हमारा दोस्त है, ये भी बराबर का गुंडा है,
इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, यही धोखा होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी का मतलब कोई भी, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आपका बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हो, कोई हमउम्र आपका दोस्त हो, कोई आपका ऐसा जानने वाला हो जिससे आपकी बहुत नज़दीकी है, प्रोफेशनल रिलेशन वाला व्यक्ति हो। अगर घर में महिलाएं, बच्चियां या लड़कियां हैं और आपने उसको फ्री एक्सेस दे रखी है, तो किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। बहुत मुश्किल होगा इस तरह की घटनाओं को बचाना या इनसे अलग होना। इसलिए जो मैं बार बार कहता हूँ कि ठीक है, वो बड़ा अपराधी था, पुलिस उसको ढूंढती रहती थी, पुलिस उसके यहाँ बराबर दबिश देती थी, करीब 60 मुकदमे उसके ऊपर थे हरी लंगड़ा के, लेकिन फिर भी उसके यहाँ फ्रीली आना जाना नितेश नैन का था, चूँकि वो उसके गैंग में शामिल था। हम प्याला हम निवाला थे, हमराज थे, और यही हरी लंगड़ा से गलती हो गई। और अचानक एक दिन, जिस दिन ये पता लगा कि वो पत्नी को लेकर भागा है, ये गहरी दोस्ती बहुत ही खतरनाक दुश्मनी में बदल गई। इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखिए। मैं बार बार कहता हूँ, तमाम घटनाएं रोज घटती हैं इस तरह की कि अपनों ने ही दगा दिया, अपनों से ही धोखा हुआ, जिस पे आप कभी शक नहीं कर सकते उसने धोखा दिया। इसलिए घर में फ्री एक्सेस ऐसे में जब महिलाएं हों, बच्चियां हों, किसी को मत दीजिए। किसी का मतलब किसी को भी। दूसरी बात ये कि मैंने ये सोचा है, बहुत दिनों तक अपराध की घटनाएं एक सिलसिलेवार मोनोटोनस सा हो गया है, और तमाम लोग तमाम अपनी जिज्ञासाएं कमेंट्स के माध्यम से, सभी लोग कमेंट पढ़ते हैं, तो जिज्ञासाएं कमेंट के माध्यम से लिखते हैं, और मैं उसको किसी का तो मैं कमेंट में जवाब दे सकता हूं, लेकिन डिटेल में मैं कभी जवाब दे नहीं पाया। आज ये 1050वां एपिसोड है। ठीक 1075वें एपिसोड में मैं लाइव आऊँगा, लेकिन इस 25 दिन में जिसको जो कुछ पूछना है, मैं क्राइम की कोई बात उस लाइव में नहीं करूँगा। अगर कोई उस समय बहुत बड़ी अपराध की घटना घटी है तो 10 मिनट या 15 मिनट के लिए उसका जिक्र कर दूंगा, लेकिन बाकी समय में चाहे मुझे 1 घंटे लगें, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपके जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करूंगा। किसी एपिसोड से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है, कानून से संबंधित कोई क्वेरी है, किसी पर्टिकुलर घटना में कानून के जिन विधानों का मैंने उल्लेख किया है उससे संबंधित कोई क्वेरी है, कोई लेटेस्ट अपडेट आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि 1000 के आसपास एपिसोड, 1000 के आसपास क्राइम बड़ी संख्या होती है। इतने दिन का समय इसलिए डिसाइड किया है कि 2-1 दिन पहले जब मैं बताता हूँ तो कभी कभी वो एपिसोड ही लोग 4 दिन 5 दिन बाद देख पाते हैं। सबके काम काज हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, तो खूब समय है। मैं अगले 10 दिन तक ये रिपीट भी करता रहूँगा कि आप अपने प्रश्न को कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे निकाल के रखता जाऊँगा और एक एक आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूँगा। अपराध अपराध है, कभी भी किसी के साथ घट सकता है। कोई इससे ये कोई कहे कि मेरे साथ नहीं हो सकता। देखिए, अभी ये जो फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं कि साहब आपका कुरियर आया है, पार्सल आया है, आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसमें तमाम ड्रग्स हैं और ये आपका नाम जो है वो CBI ने पूछताछ के लिए रख लिया है, आपके घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है, फ़ोन मत काटिएगा, किसी को बुलाइएगा मत, किसी से बात मत कराइएगा। ये बिल्कुल डिजिटल अरेस्ट करके और फिर नहीं आपने इसको जो है 50 लाख में ख़रीदा है, अपना अकाउंट नंबर बताइए।
हम चेक करेंगे कि आप पर पैसा कहाँ कहाँ से आया है। आपने अकाउंट नंबर दिया और आप फंसे, सारा खाता खाली हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम कस्टम से बोल रहे हैं, आपका एक माल आया हुआ है, इसको आप रिलीज कराना है, हमने इसको रखा हुआ है और इसमें ऐसा लगता है कि गहने हैं, जेवर हैं, जो कुछ भी है, और आप आइए और इसका फला फला कस्टम ड्यूटी जमा करिए और इसको ले जाइए। आदमी लालच में पड़ता है। 2%, 5%, 8% कस्टम ड्यूटी आपको वीडियो कॉल करके दिखाएंगे भी कि साहब ये आपका माल आया हुआ है, ये देखिए आपका पता लिखा हुआ है, और आप फंसे कि पैसा आपने गंवाया। इसके लिए भी कस्टम्स में डिपार्टमेंट जो है रेवेन्यू का, उसने एक एडवाइजरी भी जारी की है, कल आप नेट पर देख सकते हैं कि इस तरह के फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल विभाग की तरफ से कभी नहीं किए जाते हैं, और नंबर भी दिए हैं कि इन नंबरों पर आप संपर्क करके इस तरह के फ्रॉड कॉल्स को रोकें, इनको कभी रिस्पॉन्ड न करें, इनके चक्कर में कभी न फंसें। तो मेरा ये कहना है कि हमारे इस किस्सा गोई के 3 साल होते होते क्राइम की बहुत सी नई नई विधाएं आ गई हैं। और जब भी दूसरा जो सबसे लेटेस्ट है, एक तो ये है पार्सल आया है आपका, दूसरा जो सबसे नज़दीक का है, सबसे लेटेस्ट है कि आपका लड़का रेप में पकड़ लिया गया है, उसका नाम आने वाला है। अगर आप प्रेस इस समय आने वाली है, सब प्रेस में आ जाएगा, वीडियो चल जाएगा, और अगर नाम निकलवाना है तो इतना पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। धमकी साथ साथ ये कि खबरदार फ़ोन काटिएगा मत, दोबारा मैं फ़ोन पिकअप करता नहीं हूँ, और मैं फ़लाने डीसीपी बोल रहा हूँ, फ़लाने एसीपी बोल रहा हूँ। आदमी डर के कि अरे ये तो फंस जाएगा, भी गिरफ्तार हुआ है, लड़की के मोलेस्टेशन में गिरफ्तार हुआ है, रेप में गिरफ्तार हुआ है, और उससे बात भी कराएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसके आवाज़ के नमूनों से वो उसी तरह की बात कि पापा मुझे छुड़ा लीजिए, मुझसे गलती हो गई, जो ये कह रहे हैं कर दीजिए, मुझे बहुत मार रहे हैं। इस तरह से जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये पहले कभी नहीं होते थे। ये सब लेटेस्ट डेवलपमेंट है साल भर के भीतर का। और ये अरेस्ट होने वाला ये तो 4-5 महीने पहले का, पैकेट्स वाला ये करीब साल भर से चल रहा है, और बहुत से लोग इसके, हमारे शुद्ध श्रोताओं में बहुत से लोग इस क्राइम से बचे हैं, और उसके बाद उन्होंने मुझे मेल किया है, मैंने डिटेल में आपको बताया भी है। तो मेरा ये कहना है कि इससे संबंधित, ट्रेडिशनल क्राइम से संबंधित अगर आपकी क्वेरी है, साइबर क्राइम से संबंधित अगर आपकी क्वेरी है, अगर आप किसी पुराने एपिसोड में आपकी कोई जिज्ञासा है जिसको शांत करना चाहते हैं, आप पूछिए, हम इत्मीनान से बैठ के आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। कोई बात नहीं, समय लग जाए 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि इस बीच में लाइव आकर हम आपसे बात भी नहीं कर पाए, थोड़ी सी ऐसा लगता है दूर भी हो गए, हम तमाम अपने व्यक्तिगत कामों में भी, एग्ज़ाम में और तमाम कामों में उलझ गए। इसलिए मैंने ये फैसला किया है, ये सोचा है कि अब हम लोग बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। इतना समय इसलिए ताकि आप सवाल अपने रेडी करें, आपकी जिज्ञासाएं जो हैं उसको रेडी कर लें, और समय से हम उनका जवाब दे सकें। आशा है आप सभी लोग अपनी अपनी जो उत्सुकता है, जिज्ञासा है, उसको कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको इकट्ठा कर लूँगा, और 1075वें एपिसोड में शाम को आप यूँ समझ लें 10 बजे के आसपास, 10 सवा 10 बजे हम लाइव आएंगे। 12 बज जाए, 1 बज जाए, जब तक आप बैठेंगे तब तक मैं भी आपके सवालों का जवाब दूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।